सुधा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े थे उसके अजीत भैया, फिर रेखा दीदी, उसके बाद अभय भैया और सबसे छोटी वह। चारों भाई बहनों में शुरू से ही उसके अभय भैया पढ़ने में सबसे होशियार और मेहनती थे। इसीलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। उम्मीदों के अनुरूप अभय भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे जब एक शादी में उनकी मुलाकात सलोनी भाभी से हुई। सलोनी भाभी के स्वभाव में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा मिठास थी, जो शुरू से ही सुधा के गले कभी नहीं उतरी। लेकिन घर का हर सदस्य उनके इस स्वभाव का मुरीद था। वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके घर में गुणी, सुघड़, सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली बहू आए। हुआ भी ऐसा ही। सलोनी भाभी को पाकर माँ और बाबूजी दोनों निहाल थे। बल्कि धीरे धीरे सलोनी भाभी का जादू ऐसा चला कि माँ और बाबूजी अभय भैया से ज़्यादा उनकी पत्नी यानी सलोनी भाभी को प्यार और मान देने लगे। कभी बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाले, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले अभय भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण से थोड़ी सुंदर दिखने वाली सलोनी भाभी को अभय भैया में बड़ी संभावनाएं दिखी या वाकई प्यार हो गया, किसे मालूम। लेकिन अभय भैया उनके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठान ली कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी सलोनी भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बना लिया। लेकिन अभय भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। आईएएस तो दूर की बात, उनका तो पूरी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। अब उन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। वे सलोनी भाभी को माँ बाबूजी के सुपुर्द कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने गुड़गांव चले गए। अभय भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार शामिल हुए, हर बार असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। बार बार की इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी अभय भैया ने पाकर भी ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए ललायित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ आती। जब किसी काम को करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। अभय भैया रांची लौट आए थे। यहाँ भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और ना जाने क्या क्या कहते रहते। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ा पाता तो चाहने वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभय भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया उन पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाते रहने का। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तब जलीकटी सुनाने लगे। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू कह उनके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुनकर एक बार अभय भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे क्रोध में अंधे हो गए। उन्हें बेशरम और नालायक जैसे शब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूट चुके अभय भैया देर तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहे थे।
उनका तो आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वाभिमान भी खत्म हो रहा था। दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपए मंगवाए थे। भाई की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता न देख समझा बुझाकर उनका दाखिला कॉलेज में करवा दिया। अभय भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले सलोनी भाभी माँ और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और अभय भैया के लिए उनके अंदर गरम लावे की तरह उबलता गुस्सा ही बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के एक गलत फैसले ने अभय भैया को कहां से कहां पहुंचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार अभय भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तब उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते। वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य सलोनी भाभी पर निछावर करते और अपनी सारी नफरत अभय भैया पर उड़ेलते। सलोनी भाभी ने अपनी मीठी जबान और सेवा भाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वे जो चाहती जैसा चाहती माँ बाबूजी वैसा ही करते। अभय भैया वकालत पास कर कोर्ट जाने लगे, पर उनकी वकालत ढंग से चल नहीं पा रही थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो गए, वंश और गुड़िया। शुरू से ही बड़ी होशियार सी सलोनी भाभी अपने दोनों बच्चों को अभय भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया था कि अपने पिता की अवज्ञा करना उनके दोनों बेटा बेटी के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगते हैं तो क्या नौकर क्या बच्चे, कोई भी उसे जलील करने से नहीं चूकता। वंश और गुड़िया पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा सलोनी भाभी के पास रहता। अभय भैया तो अपने बच्चों के लिए भी कोई फैसला लेने से वंचित हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक विरक्ति सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते, घर आते बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग सलोनी भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करें, पर जब भी सुधा उनके स्वभाव का विश्लेषण करती, उसे ऐसा लगता कुछ है जो सामान्य नहीं है। सलोनी भाभी की ज़रूरत से ज़्यादा फर्ज निभाने का उत्साह उसके मन में संशय भरता। वह अक्सर माँ से कहती, माँ ज़्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए। उसकी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए माँ 10 नसीहतें उसे सुना देती। यह सलोनी भाभी के मीठे वचनों का ही असर था, जो अजीत भैया, वंश और गुड़िया को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। पर्व त्योहार में जैसी साड़ी भैया भाभी के लिए खरीदते, वैसी ही साड़ी सलोनी भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी माँ की अजीत भैया को सख्त हिदायत थी कि कपड़ा हो या और कोई दूसरी वस्तु, दोनों बहुओं के लिए एक समान होनी चाहिए। भैया भी माँ की इस बात का मान रखते। वैसे सलोनी भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तब बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठी छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी कितने सुंदर कंगन आपने बनवाए हैं, इन पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूँ, इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मेरे लिए दुर्लभ बना दिया है। झट बड़ी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती, अरे नहीं सलोनी, इतना मायूस मत हो, तू इन्हें रख ले, मैं अपने लिए दूसरे बनवा लूँगी। पहले वे मना करती, नहीं नहीं भाभी, मैं भला इन्हें कैसे ले सकती हूँ, ये आपने तो अपने लिए बनवाए हैं। बड़ी भाभी जब जिद कर उसे थमा देती, तब बोलती, मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपके जैसे सोने के हैं।
आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो पहन ही लूँगी। सलोनी भाभी की तारीफ सुनकर बड़ी भाभी फूलकर कुप्पा हो जाती। रेखा दीदी जब भी मुंबई से आती सबके लिए साड़ियाँ लाती, यह सोचकर कि अब है तो शायद ही सलोनी के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा। सबसे पहले सलोनी भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती और सलोनी भाभी अक्सर दो साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है। तब रेखा दीदी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियाँ रख लो। जितना जादू सलोनी भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर पड़ता जा रहा था, उतना ही अभय भैया अपने घर में बेगाने होते जा रहे थे। अभय भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उसी कमरे में अभय भैया और सलोनी भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती तब सीढ़ियों से दरवाज़ा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते सुधा बुरी तरह थककर आंगन में आ बैठी। सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला देख वह ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी सलोनी भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज़ सुन जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अभय भैया को सलोनी भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अब शब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। उसका तो यह हाल हो गया था कि काटो तो खून नहीं। अचानक अभय भैया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। कमरे से आती धीमी रोशनी में भी उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखरे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून को अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते अभय भैया को देख उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चाक कर दिया हो। उसकी उपस्थिति से अनजान सलोनी भाभी ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया और अभय भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में उन दोनों की आंखें टकराई। भैया उसे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से सहनशील रहे अभय भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था कि वहाँ खड़ी वह हर पल शर्म के बोझ तले दबती जा रही थी। इन्हीं सलोनी भाभी की लोग मिसाल अच्छी बहू के रूप में देते हैं, जिन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगा उनको बदनाम कर रखा था। सुधा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो अभी भी भाभी का जादू छाया हुआ था। उसकी कौन सुनता। उन्हीं दिनों अजीत भैया का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। संयोग से उसी साल उसे भी इंदौर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह रांची से इंदौर आ गई। अजीत भैया के रांची से हटते ही बाबूजी की चिंता अभय भैया के परिवार के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभालते हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी वंश और गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे। लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे अभय भैया के परिवार की निश्चित आय की